हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडीज भी बहुत अच्छे से चल रही होंगी। मैं प्रियंका आपका चक ट्यूटोरियल में स्वागत करती हूं। तो आज हम क्लास 12 का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज MBI यानी कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर क्या कहता है कि कोई चीज इनहेरिट हो रही है, लेकिन किसके बेसिस पे, मॉलिक्यूल्स के बेसिस पे। तो बेसिकली हम इस चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि जो भी चीजें इनहेरिट हो रही हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में अगर जा रही हैं तो वो किसी न किसी मॉलिक्यूल की वजह से जा रही होंगी। तो वो मॉलिक्यूल कौन है, कैसा है, कैसे बन रहा है, वो क्या क्या चीजें बनाता है, तो हम इसी के बारे में इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो जो वो मॉलिक्यूल है जो इनहेरिट होता है, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग इनहेरिट होता है, हम उसे क्या कहते हैं, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। वो एक तरीके का जेनेटिक मटेरियल है जो कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाएगा, राइट। अब अगर जेनेटिक मटेरियल पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है तो वो कौन कौन से जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं, कौन है, तो वो होते हैं न्यूक्लिक एसिड। उनको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड होते हैं जो कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में या फिर पेरेंट सेल से न्यू सेल में जाएगा, राइट। और न्यूक्लिक एसिड की भी अगर हम बात करें तो न्यूक्लिक एसिड भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। डीएनए की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये इसका फुल फॉर्म है। और अगर हम आरएनए की बात करें तो इसका फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, राइट। यानी कि हमारे जो जेनेटिक मटेरियल है उसे, जब वो जेनेटिक मटेरियल का क्या नाम है, वो है जेनेटिक मटेरियल का नाम न्यूक्लिक एसिड। और न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के होते हैं, एक डीएनए हो सकता है, एक आरएनए हो सकता है। डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और जो आरएनए का फुल फॉर्म होता है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। अगर हम बात करें जनरली जो भी चीजें पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रही है ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में डीएनए के थ्रू जाती है, यानी कि डीएनए हमारा मेजर न्यूक्लिक एसिड है जो आपका, अगर बात करें तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रहा है। लेकिन अगर हम आरएनए की बात करें तो आरएनए भी कुछ में पाया जाता है, लाइक हम बात करें राइबो वायरस की। अगर राइबो वायरस की बात करें तो राइबो वायरस में जो आरएनए है वो एक जेनेटिक मटेरियल की तरीके से काम करता है। क्लियर, हमने क्या बताया कि आरएनए एक हमने एग्जाम्पल के तौर पे लिया कि राइबो वायरस है, राइबो वायरस में आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करता है, और डीएनए जो होता है ज्यादातर सभी ऑर्गेनिज्म में डीएनए काम करता है एक जेनेटिक मटेरियल की तरीके से, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं कि कोई भी जेनेटिक मटेरियल है वो होना कैसा चाहिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या होने चाहिए कि हम ये कहें कि वो बेस्ट जेनेटिक मटेरियल है हमारे लिए। तो हम बात कर लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जेनेटिक मटेरियल। अगर हम बात करें तो जेनेटिक मटेरियल सबसे पहली चीज वो स्टेबल होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, इट्स स्टेबल, इट शुड बी स्टेबल। ऐसा नहीं है कि बार बार उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर में बार बार चेंजेस नहीं आने चाहिए, वो स्टेबल होना चाहिए। और अगर हम बात करें कि चेंजेस अगर आ भी रहे हैं, लाइक सपोज कोई म्यूटेशन हो रहा है, कोई सडन चेंजेस अगर आने भी है, तो म्यूटेशन कभी फास्ट नहीं होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। म्यूटेशन कैसा होना चाहिए, स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। स्लो म्यूटेशन से क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं ये जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो इवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करेगा। इवोल्यूशन चैप्टर आप लोगों का है स्टेप्स में MBI के बाद। तो इवोल्यूशन में आपका जेनेटिक मटेरियल पार्टिसिपेट करेगा कब, जब वो स्लो म्यूटेशन करेगा, राइट। इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल है वो रेप्लिकेट करना चाहिए। रेप्लिकेट मीन्स मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो जेनेटिक मटेरियल के अंदर कैसी कैपेसिटी होनी चाहिए, रेप्लिकेशन की कैपेसिटी होनी चाहिए, मल्टीप्लाई करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, राइट। तो यहाँ पे हमने आपको ये कुछ इसके मेजर जो है फीचर्स बता दिए हैं कि जेनेटिक मटेरियल कैसा होना चाहिए। जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए,
आपका स्लो म्यूटेशन होना चाहिए, रेप्लिकेट करना चाहिए और इनहेरिटेबल होना चाहिए, यानी कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसमिट हो सके, ये भी एक फीचर होना चाहिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट फीचर हमने कैरेक्टरिस्टिक के फॉर्म में बता दिए किसी भी जेनेटिक मटेरियल के, राइट। तो जेनेटिक मटेरियल हमने बताया आपको कि न्यूक्लिक एसिड है जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों आते हैं। अब बात आती है कि ये जेनेटिक मटेरियल आपका क्या क्या कैसे क्या क्या कर रहा है। डीएनए तो हमने बता दिया कि चलो एज अ जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है और मेजर ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में कर रहा है, लेकिन आरएनए आपका जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ और भी बहुत सारे काम कर रहा है। अगर हम बात करें तो आरएनए एज अ मैसेंजर भी काम करता है, राइट। ये कैसे मैसेंजर की तरीके से काम करेगा इसी चैप्टर में हम आगे डिस्कस करेंगे। आरएनए एज अ एडाप्टर मॉलिक्यूल भी काम करता है, राइट, एक एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरीके से भी, और ये प्रोटीन को भी फॉर्म करता है, राइट। प्रोटीन का फॉर्मेशन भी इसी से होगा। अमीनो एसिड को प्लेस पर लाने का भी काम करता है, यानी कि अमीनो एसिड की असेंबली में भी काम करता है ये अमीनो एसिड असेंबली, यानी कि या फिर ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड या ट्रांसपोर्ट या फिर अमीनो एसिड असेंबली भी कह सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ अमीनो एसिड। इसके अलावा आरएनए अगर बात करें तो एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरीके से भी काम करता है, यानी कि कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो उसे स्पीड अप करने के लिए भी काम करता है। तो आरएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल काम करने के अलावा एज अ मैसेंजर भी काम करता है, एडाप्टर मॉलिक्यूल की तरीके से भी करता है, प्रोटीन भी बनाता है, अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्ट भी करता है और एक कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरीके से भी काम करते हैं। और ये सारे जो फीचर्स है, ये जो सारी काम आरएनए कर रहा है, हम सारे काम इस चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन, राइट। तो फिलहाल हमने यहाँ पे आपको बता दिया डीएनए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जेनेटिक मटेरियल है जो सभी में पाया जा रहा है। डीएनए कुछ और आरएनए कुछ में पाया जा रहा है और आरएनए के कुछ अदर फंक्शंस भी है। अब बात कर लेते हैं कि जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी कैसे हुई। जेनेटिक मटेरियल की अगर हम डिस्कवरी की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिशर। फ्रेडरिक मिशर की अगर हम बात करें, इन्होंने जो जेनेटिक मटेरियल है पहली बार WBC में देखा था, राइट। WBC में अगर हम बात करें तो पहली बार इन्होंने फ्रेडरिक मिशर ने WBC की जो न्यूक्लियस वाला पार्ट है उसको देखा पहली बार, और WBC में इन्होंने ऑब्जर्व किया और ऑब्जर्व करने के बाद इन्होंने इसको कहा कि ये न्यूक्लिन है। इन्होंने जेनेटिक मटेरियल नाम नहीं दिया था, इन्होंने क्या नाम दिया था, इसे न्यूक्लिन नाम दिया था पहला, यानी कि ये पहली डिस्कवरी हो गई, पहली बार देखा, राइट। और क्या नाम दिया, न्यूक्लिन नाम दिया। फिर उसके बाद में दूसरे अगर हम बात करें तो दूसरा कौन आया, दूसरा वॉल्टर सटन एंड TH मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन, TH मॉर्गन आए। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने क्या बताया कि जो सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस बेसिकली क्रोमोसोम को कैरी कर रहा है और जो क्रोमोसोम है वो प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का बना हुआ है, राइट। तो इन्होंने क्या बताया कि एक सेल है, उस सेल में न्यूक्लियस पाया जा रहा है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं और इस क्रोमोसोम में प्रोटीन पाया जाता है और प्लस न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। तो ये किसका कहना था, ये कहना था वॉल्टर सटन और TH मॉर्गन का। अब इसके बाद में फिर बात करें अगर हम, देखिए डीएनए आपका यहाँ पे बात करें जेनेटिक मटेरियल की डिस्कवरी तक आने के लिए काफी सारे साइंटिस्ट ने जद्दोजहद की थी, अपने अपने हिसाब से इन्होंने सारी डिस्कवरीज की और जो फ्रूटफुल थी तो वो हमारे सिलेबस में आ।
तो वॉल्टर सटन के बाद में अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड टर्म किसने दिया, अब हम उसकी बात कर लेते हैं, राइट। तो सबसे यहाँ पे अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड टर्म की, हमारे एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था रिचर्ड अल्टमैन। रिचर्ड अल्टमैन ये जो थे, इन्होंने रिचर्ड, अगर हम बात करें तो रिचर्ड अल्टमैन ने ये जो न्यूक्लियन बताया था, किसने, फ्रेडरिक मिशन ने, इन्होंने कहा कि ये न्यूक्लिक एसिड है। यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड टर्म दिया था वो हमारा किसने दिया था, रिचर्ड अल्टमैन ने। और फिर जो न्यूक्लिक एसिड आपके कैरी कर रहे हैं ना, डीएनए और आरएनए दोनों ही न्यूक्लिक एसिड का पार्ट होता है, यानी कि या फिर ये कह सकते हैं कि न्यूक्लिक एसिड दो तरीके के होते हैं, एक डीएनए और एक आरएनए। तो जो डीएनए टर्म है वो किसने दिया था, अब हम वो बात कर लेते हैं। तो जो डीएनए टर्म था वो हमारा दिया था, या फिर डायरेक्ट हम लिख दे रहे डीएनए का टर्म, ये किसने दिया था, ये हमारा दिया था ज़ेकारिस्ट ने, राइट। तो फिलहाल इनिशियली अगर हम बात करें जेनेटिक मटेरियल को डिस्कवर करने की बहुत सारी जद्दोजहद हुई, जिसमें से सबसे पहले तो फ्रेडरिक मिशर आए थे। फ्रेडरिक मिशर ने जो है WBC में देखा, ऑब्जर्व किया WBC को, और उसमें उन्होंने पाया कि न्यूक्लियन पाया जा रहा है उसमें। तो उन्होंने, मतलब न्यूक्लियस वाला पार्ट है वो कैरी कर रहा है चीजों को, तो उन्होंने क्या कहा कि वो एक न्यूक्लियन है, राइट। मतलब शुरुआत यहाँ से हो गई थी, उन्होंने इसको न्यूक्लिक एसिड नहीं कहा था, ना डीएनए आरएनए कहा था, इन्होंने क्या कहा कि न्यूक्लियन है। फिर वॉल्टर सटन आए, टेच मॉर्गन आए, इन्होंने क्या कहा कि सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, और वो क्रोमोसोम कैरी कर रहा है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, यानी कि क्रोमोसोम बना हुआ है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का। ये किसने कहा था, सटन और मॉर्गन ने। फिर रिचर्ड अल्टमैन आए, रिचर्ड अल्टमैन ने एक्चुअल में ये जो न्यूक्लियन यहाँ पे बताया था ना फ्रेडरिक मिशर ने, इन्होंने कह दिया कि भाई ये न्यूक्लिक एसिड है, इन्होंने प्रॉपर नाम दे दिया। जो आज हम न्यूक्लिक एसिड जानते हैं वो एक्चुअल में किसने दिया, रिचर्ड अल्टमैन ने दिया था। और डीएनए का जो नाम है, डीएनए टर्म किसने दिया था, ज़ेकारिस्ट ने दिया था, राइट। तो अब हम आगे देख स्टार्ट कर लेते हैं कि और जो डिस्कवरीज हैं वो किसने की थी, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि पहली डीएनए की जो डिस्कवरी का स्टार्ट हुआ था वो कहाँ से हुआ। तो सबसे पहला जो हमारा डिस्कवरी है वो की थी हमारी फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। एक हमारे फ्रेडरिक ग्रिफिथ नाम के जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने फर्स्ट डिस्कवरी की थी, और जो इन्होंने डिस्कवरी की उसको एक नाम दिया गया, उसे नाम दिया गया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया था, तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया है फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, या फिर आप नॉर्मल बोल सकते हैं कि ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। अब इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में इन्होंने क्या क्या चूज किया था, देखो इन्होंने क्या क्या लिया। सबसे पहली चीज, इन्होंने माइस लिया था, चूहे को लिया था, और निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया लिया था, राइट। तो इन्होंने निमोनिया कॉज करने वाला बैक्टीरिया, दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी को लिया इन्होंने, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी बैक्टीरिया लिया है इन्होंने, यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं ये क्या है, ये बैक्टीरिया है। अब स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया में भी अगर बात करें, जो फाइनल इनका जो कंक्लूजन निकला था, रिजल्ट निकला था, वो 2 बैक्टीरिया के स्ट्रेन से निकला था। तो वो स्ट्रेन कौन कौन से थे वो भी हम मेंशन कर दे रहे हैं यहाँ पे। बेसिकली अगर हम बात करें तो इन्होंने S3 स्ट्रेन लिया था और एक R2 स्ट्रेन लिया था। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी में भी इन्होंने कौन से 2 स्ट्रेन लिए थे, ये स्ट्रेन है, ये क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस के 2 अलग वैरायटी है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये स्ट्रेन है। कौन कौन सी, एक S3 और एक R2। R2 का जो पूरा S3 का जो पूरा नाम है, इसका नाम है स्मूथ वायरुलेंट बैक्टीरिया, राइट। तो यहां पे इसका क्या हो गया पूरा नाम, इसका हो गया स्मूथ वायरुलेंट बैक्टीरिया, ओके। अच्छा, और R2 की बात करें, इसका नाम रफ नॉन वायरुलेंट
बैक्टीरिया। यानी कि R2 और R3 जो है उनको भी हमारा जो पूरा नाम है वो क्या होगा, S3 का पूरा नाम स्मूथ वायरुलेंट बैक्टीरिया था, मतलब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया है उसका S3 जो बैक्टीरिया था वो कैसा था, स्मूथ और वायरुलेंट बैक्टीरिया था। स्मूथ और वायरुलेंट मतलब क्या है ये जानो। स्मूथ का मतलब कि ये जो बैक्टीरिया था, ये जो बैक्टीरिया था इसकी सरफेस कैसी थी, स्मूथ थी, राइट। स्मूथ होने के साथ साथ ये डिसीज कॉजिंग एजेंट है, यानी कि डिसीज क्रिएट करने वाला बैक्टीरिया है। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। वायरुलेंट है ना, वायरुलेंट है तो इसका मतलब ये क्या होगा, डिसीज कॉजिंग होगा। तो ये कैसा है, डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। अच्छा, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो S3 है वो डिसीज कॉजिंग क्यों है। स्मूथ तो है वो तो चलो समझ में आ रहा है, डिसीज कॉजिंग इसलिए है क्योंकि इसकी जो स्मूथ सरफेस है उसके ऊपर एक कोटिंग पाई जा रही है और वो कोटिंग है पॉलीसैकेराइड की, राइट। इसके ऊपर कौन सी कोटिंग पाई जा रही है, पॉलीसैकेराइड की, पॉलीसैकेराइड की कोटिंग पाई जा रही है। अब जब पॉलीसैकेराइड की कोटिंग इसके ऊपर पाई जा रही है जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अगर हमारी बॉडी में ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जाता है तो क्या होगा, हमारा जो WBC होती है वो इसको किल नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि जो पॉलीसैकेराइड की इसमें कोटिंग पाई जा रही है वो हमारी बॉडी इसको डिसॉल्व नहीं कर पा रही है। जब इसको डिसॉल्व नहीं कर पा रही है तो हमारी WBC इस स्मूथ वायरुलेंट बैक्टीरिया को खत्म नहीं कर पा रही, या फिर ये कहें किल नहीं कर पा रही, या फिर इनगल्फ नहीं कर पा रही, राइट। किसकी वजह से, पॉलीसैकेराइड की वजह से। तो हम यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं WBC नॉट एबल टू किल इट। और किसकी वजह से, पॉलीसैकेराइड की वजह से, ठीक है। यहाँ पे या तो मेंशन कर दे रहे बिकॉज ऑफ इट, इसकी वजह से। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी में जो WBC प्रेजेंट है वो S3 जो स्ट्रेन है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का उसको खत्म नहीं कर पा रही है, उसको किल नहीं कर पा रही है, राइट। तो इसीलिए ये वायरुलेंट है, इसीलिए डिसीज कॉजिंग है, मतलब ये निमोनिया कॉज करेगा, किसी की भी बॉडी में जाएगा, राइट। तो अब बात करते हैं R2 की। अगर हम R2 की बात करें तो इसको कहा रफ नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। अब रफ नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, रफ है तो इसका मतलब इनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं ताकि हमें इसका और इसका स्पेस अलग अलग पता चले। अब देखो रफ है तो हम ऐसे रफ सरफेस बना दे रहे, ये कैसा, बहुत ज्यादा रफ हो गया है, मतलब कुछ ऐसा स्पार्क, मतलब नुकीला सा कुछ ऐसा, ये ऐसा हल्का हल्का, ये कैसा सरफेस हो गया, रफ सरफेस हो गया। अब रफ सरफेस है, नॉन वायरुलेंट है। नॉन वायरुलेंट है इसका मतलब कि जो R2 स्ट्रेन है वो डिसीज कॉजिंग नहीं है, ये निमोनिया कॉज नहीं कर रहा है, राइट। अगर ये बॉडी में जाता है तो ये निमोनिया नहीं करेगा। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ये रफ है और इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं है, राइट। तो यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं नॉन डिसीज कॉजिंग, नॉन डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया। तो ये डिसीज नहीं क्रिएट कर रहा है, प्लस इसके साथ में पॉलीसैकेराइड की कोई कोटिंग भी नहीं है, नो पॉलीसैकेराइड कैप्सूल। कोटिंग मतलब यहाँ पे कैप्सूल, पॉलीसैकेराइड का कोई भी कैप्सूल नहीं पाया जा रहा है। तो इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि जो फ्रेडरिक ग्रिफिथ है उन्होंने अपने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में माइस लिया था और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया। जब स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया लिया, 2 स्ट्रेन जो इन्होंने लिए थे फाइनल रिजल्ट में, S3 लिया था, R2 लिया था। S3 क्या था, वो डिसीज कॉजिंग था, क्यों, क्योंकि उसमें जो है पॉलीसैकेराइड की कैप्सूल पाई जा रही थी। R2 जो वो डिसीज कॉजिंग नहीं था, क्यों, क्योंकि उसके पास में पॉलीसैकेराइड की कोटिंग नहीं पाई जा रही थी, इसीलिए वो डिसीज नहीं क्रिएट कर पा रहा था। क्यों, क्योंकि WBC हमारी इसको किल कर दे रही थी ना। क्या हो जा रहा था, WBC यहाँ पे मेंशन कर दे रहे हैं, WBC किल इट, WBC इसको किल कर दे रही थी, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, डिसीज नहीं क्रिएट कर पाएगा। चलो अब माइस लिया, इन्होंने क्या कराया, देखो पहली बार हम ए मेंशन कर देते हैं। पहला क्या किया इन्होंने, R2 बैक्टीरिया लिया। इन्होंने क्या किया,
R2 बैक्टीरिया लिया। अब R2 बैक्टीरिया को इन्होंने इंजेक्ट करा दिया। इंजेक्ट कराया किसमें? माइस में, राइट? माइस में इंजेक्ट करा दिया। और आपको हमने बताया कि जो R2 बैक्टीरिया है ये डिसीज नहीं क्रिएट कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसके पास पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल नहीं पाई जा रही, राइट? अब कैप्सूल अगर नहीं पाया जा रहा है तो फिर R2 बैक्टीरिया माइस में अगर हम इंजेक्ट कराएंगे तो माइस क्या होगा? माइस हेल्दी रहेगा। क्यों? माइस में कोई भी निमोनिया नहीं हो पाएगा, राइट? जब माइस में निमोनिया नहीं होगा तो वो डाई भी नहीं होगा, वो हेल्दी रहेगा, राइट? क्योंकि डिसीज नहीं क्रिएट कर पा रहा। माइस की जो WBC होगी वो क्या करेगी? R2 को खत्म कर देगी। R2 को खत्म कर देगी तो माइस हेल्दी है, कोई इशू नहीं। मतलब कोई हेल्दी कहने का मतलब है कि निमोनिया नहीं हो रहा है। दूसरा इन्होंने क्या किया? दूसरा S3 बैक्टीरिया लिया। अब S3 बैक्टीरिया को इन्होंने क्या किया? माइस में इंजेक्ट करा दिया, राइट? माइस में जब इंजेक्ट कराया तो इन्होंने पाया कि S3 बैक्टीरिया को इंजेक्ट कराते ही माइस जो है वो डेड हो गया। माइस क्या हो गया? माइस डाइड। यहाँ पे S3 बैक्टीरिया को जब माइस में इंजेक्ट किया तो इंजेक्ट करने पे क्या देखा? माइस डाइड। माइस चूहा क्या हो गया? वो डेड हो गया। क्यों डेड हुआ? जाहिर सी बात है, S3 बैक्टीरिया है। S3 है, स्मूथ वायलेंट बैक्टीरिया है। इसके पास पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल पाई जा रही है। कैप्सूल पाई जा रही है तो हमारी बॉडी क्या कर रही है? इसको किल नहीं कर पा रही है, राइट? हमारी बॉडी इसको खत्म नहीं कर पा रही है। जब खत्म नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी का कौन? WBC। हमारी बॉडी में जो WBC प्रेजेंट है वो सेम। अच्छा देखिए, हम बार बार हमारी बॉडी बोल रहे हैं। हमारी बॉडी कहने का मतलब है माइस की बॉडी की बात कर रहे हैं कि जो माइस की बॉडी है वो S3 को यहाँ पे किल नहीं कर पा रही। क्यों नहीं कर पा रही है? क्योंकि इस बैक्टीरिया के ऊपर पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल पाई जा रही है। जब पॉलीसेकेराइड की कैप्सूल पाई जा रही है तो क्या होगा? WBC माइस की क्या करेगी? इसको खत्म नहीं कर पाएगी। नहीं खत्म कर पाएगी तो फिर यहाँ पे क्या होगा? माइस डाई अगर हुआ तो क्यों हुआ? क्योंकि निमोनिया उसमें था। निमोनिया यहाँ पे क्या हो रहा था? ये S3 बैक्टीरिया क्या कर रहा था? कॉज निमोनिया। और निमोनिया होने की वजह से क्या हो गया? माइस डाई हो गया, राइट? हम यहाँ पे या तो ये काम करते हैं, ये जो माइस डाइड हमने डायरेक्ट लिखा है, डाइड ना लिख के हम यहाँ पे एरो बनाते हैं। माइस में क्या हुआ? निमोनिया हुआ और निमोनिया होने की वजह से वो क्या हो गया? डेड हो गया। फिर इन्होंने क्या किया? ग्रिफिथ ने फिर तीसरा एक और काम किया। अब क्या किया? हीट किल S3 बैक्टीरिया लिया। हीट किल मतलब कि S3 बैक्टीरिया को लिया, 60 डिग्री सेल्सियस पे उसको हीट दी और हीट देने की वजह से वो किल हो गया, राइट? तो हीट किल बैक्टीरिया यही होता है, हीट किल्ड बैक्टीरिया। हीट किल बैक्टीरिया लिया। हीट किल बैक्टीरिया कौन सा? S3 का। S3 का हीट किल बैक्टीरिया लिया। हीट किल जो किया था वो कितने पे किया था? वो 60 डिग्री सेल्सियस पे किया था, 60 डिग्री सेल्सियस पे। और उसकी वजह से क्या हुआ? 60 डिग्री सेल्सियस पे S3 डाइड या S3 किल्ड, S3 किल्ड, राइट? तो इसीलिए हमने क्या लिखा इसको? हीट किल बैक्टीरिया। हीट किल मतलब कि हीट देकर हमने S3 बैक्टीरिया को किल किया। जब हमने हीट मतलब किसने? ग्रिफिथ ने जब हीट किल बैक्टीरिया का जो है एक्सपेरिमेंट कराया, इन्होंने इसको क्या किया? अब इसको इंजेक्ट कराया। इसको इंजेक्ट कराया किसमें? माइस में। जब इसको माइस में इंजेक्ट कराया तो देखो S3 बैक्टीरिया किल हो गया। S3 बैक्टीरिया किल हो गया तो इन्होंने पाया जो माइस है वो अलाइव है, माइस हेल्दी है, कोई इशू नहीं है, वो डेड नहीं हुआ। यानी कि अब इन्होंने क्या देखा कि S3 बैक्टीरिया को जब हम हीट किल कर रहे हैं उससे माइस हेल्दी है, माइस में निमोनिया नहीं हो रहा है। जब हम इंजेक्ट करा रहे हैं आराम से वो सर्वाइव कर रहा है। फिर चौथा एक्सपेरिमेंट इन्होंने क्या किया? अब मिक्स कर लिया। इन्होंने R2 बैक्टीरिया प्लस हीट किल बैक्टीरिया लिया था, हीट किल S3 बैक्टीरिया, हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया, हीट किल्ड S3 बैक्टीरिया लिया। देखो दोनों का मिक्सचर लिया। एक क्या लिया है? R2 बैक्टीरिया लिया है लाइव, और हीट किल S3 बैक्टीरिया लिया, 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट देके उसको किल करके फिर। और अब इसको इन्होंने क्या किया? इसको इन्होंने इंजेक्ट किया। इंजेक्ट किया किसमें? माइस में। इंजेक्ट टू
माइस। जब माइस में इन्होंने इंजेक्ट किया, अब यहाँ पे कहानी उल्टी मिली। क्या मिली कि माइस डाइड, चूहा तो मर गया। ऐसा कैसे हो गया? देखो क्यों, R2 में तो माइस हेल्दी था, निमोनिया नहीं हुआ। हीट किल किया तो भी माइस हेल्दी था, तो भी जो है माइस नहीं मरा। लेकिन जब दोनों का कॉम्बिनेशन किया, ऐसा क्या हुआ कि जो है मतलब चूहा डेड हो गया। तो इन्होंने क्या किया, इस डेड माइस से जो इसका जो है सैंपल था, डेड माइस से सैंपल निकाला है इन्होंने ब्लड का, और फिर उसको चेक किया, राइट। तो जब सैंपल को चेक किया, तो चेक करने के बाद में उन्हें इसमें क्या मिला, सपोज हम ये इस तरीके से एक बॉक्स में दिखा दे रहे हैं। इसमें इन्होंने देखा कि इसमें बैक्टीरिया मिले दो तरीके के बैक्टीरिया देखने को मिले इनको। कुछ जो बैक्टीरिया थे वो हम बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर पॉलीसेक्राइड का कोट पाया जा रहा था, और कुछ में पॉलीसेक्राइड का कोट नहीं था। इन्होंने क्या देखा सैंपल में कि कुछ बैक्टीरिया में पॉलीसेक्राइड का कोट पाया जा रहा था और कुछ में नहीं पाया जा रहा था। इसका मतलब कि ये जो दोनों थे, ये बैक्टीरिया थे R2 के, लेकिन ये जो मिले ये वाले सारे, ये S3 बैक्टीरिया का सैंपल मिल गया। देखो हीट किल किया था, हीट किल करने के बावजूद इनके सैंपल में मिला। तो इससे इन्होंने क्या कंक्लूड किया, ये कंक्लूड किया कि ऐसा कुछ हुआ है यहाँ पर जिसकी वजह से हीट किल जो S3 बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है। सॉरी, ऐसा कुछ हुआ जिसमें जो R2 बैक्टीरिया है वो ट्रांसफॉर्म हो गया है आपका किसमें, S3 टाइप में, राइट। वैसे बता रहे इन्होंने क्या देखा कि इस सैंपल में R2 बैक्टीरिया कुछ मिले, कुछ S3 बैक्टीरिया मिले। ऐसा क्या हो गया, बल्कि जो है S3 को तो हमने किल कर दिया था, है ना। ग्रिफिथ ने क्या किया था, S3 को किल कर दिया था। तो किल करने पे ऐसा क्या हुआ, तो इन्होंने इससे कंक्लूड किया कि जो कुछ R2 बैक्टीरिया थे, कुछ तो एज इट इज रहे जैसे थे वो, लेकिन कुछ R2 बैक्टीरिया में पॉलीसेक्राइड की कोट हो गई और वो ट्रांसफॉर्म हो गए किसमें, S3 में। यहाँ पे हम मेंशन कर दे रहे हैं कि few R2 transform into S3 bacteria, right? I think it is visible कि कुछ R2 जो है ट्रांसफॉर्म हो गए थे S3 बैक्टीरिया। यहाँ पे मैंने बैक्टीरिया लिखा है, बैक्टीरिया को थोड़ा यहाँ लिख देते हैं, S3 बैक्टीरिया में, राइट। मतलब कुछ नहीं हुआ, हीट किल हमने दिया और इसमें कुछ ना बस। अच्छा, लेकिन एक और चीज, इन्होंने अभी भी ये नहीं बताया था कि ये ट्रांसफॉर्म अगर हुआ तो कैसे हुआ, किसकी वजह से हुआ। ये आगे फिर फर्दर और साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसकी डिस्कवरी की, उन्होंने इसके बारे में बताया। बस इन्होंने इतना बताया था कि R2 का कुछ बैक्टीरिया क्या हो गए थे, वो ट्रांसफॉर्म हो गए हैं S3 में किसी सब्सटेंस या किसी मॉलिक्यूल की वजह से। बस वो मॉलिक्यूल कौन था ये इन्होंने अभी नहीं बताया था कि वो DNA है, राइट। तो ग्रिफिथ का ऑल ओवर ये एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या लिया, माइस लिया, बैक्टीरिया जो कि निमोनिया कॉज कर रहा था, राइट। तो यहाँ पे आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एक ही जगह पे माइस डाई हुआ था जहां पे S3 बैक्टीरिया प्योर लिया था। सो आई होप आपको ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे के एवरी, मैक्लियोड, मैककार्टी के एक्सपेरिमेंट है और फिर फर्दर और भी एक्सपेरिमेंट है, हर्सी एंड चेस एटसेट्रा, वो सारे एक्सपेरिमेंट और आगे हम फिफ्थ चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। सो आई होप मेरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।